नमस्कार दोस्तों, यह चैनल आपके प्रैक्टिस सेट के लिए पूर्णतः समर्पित है और रहेगा। हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और आज हमारी क्लास 21वीं है। कौन सी क्लास है? 21वीं क्लास है। आज के इस मैराथन से हम देखेंगे वह रीतिकाल के प्रश्न जो बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऐसे नहीं देखेंगे, बिल्कुल ट्रिक के साथ देखेंगे और मज़ेदार, एकदम धमाकेदार होगा। और आपको यह भी चैलेंज है कि आपको इस मैराथन यानी कि 50 में से 30 प्लस अनिवार्य है। अगर आप लेकर आते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, कथन कारण वाले प्रश्न हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के काव्यमय लक्षण और व्यंजना की अद्भुत शक्ति देखकर उन्हें साक्षात रसमूर्ति व जवाबदानी का दावा रखने वाला कवि कहा। यह पहला कथन हो जाएगा। और कारण में बताया गया कि घनानंद की विरह लीला रचना विशुद्ध अवधी भाषा और फारसी के छंद में रचित है। अब आपको बताना है कि कथन और कारण के यह प्रश्न रहे। अगर आप जानते होंगे तो आपका जवाब कौन सा सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ए तो सही है। ए तो सही है, लेकिन आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहीं पे आर क्या हो जाएगा? गलत। अब आ तो गलत हो गया, तो चलिए देख लेते हैं आखिर क्यों गलत हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि घनानंद की रचना जो विरह लीला है, अवधि में नहीं बल्कि विशुद्ध ब्रज भाषा में है। एक छोटा सा मिस्टेक, कौन सा? कि यह विशुद्ध अवधि में ना होकर बल्कि किस में है? ब्रज भाषा में है। और भी छंद किस में है? फारसी का है। और इसी वजह से यहाँ पे क्या हो गया था? गलत हो गया था। तो चलिए बढ़ते हैं इससे भी शानदार प्रश्नों की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे कहा जा रहा है कवि वृंद की रचनाओं का सही कालक्रम क्या होगा, वो भी प्रकाश वर्ष के अनुसार आपको बताना है। यहाँ पे उनकी रचनाएं दी गई हैं और आपको बताना है इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो सही की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 मासा, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी और यमक सत्सई। यह इनका क्रम हो जाएगा। तो चलिए पहले व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया रहता है। और 12 मासा इनका समय हो जाएगा 1668 में। भाव पंचाशिका या फिर नैन पचीसी की बात करें तो यह हो जाएगा 1686 में। पवन पचीसी श्रृंगार शिक्षा 1691 में। और यमक सत्सई जो कि 1706 ईस्वी में लिखा गया। और इसमें आपको 715 छंद देखने को मिलते हैं। अब यह तो ठीक है, आपने देख लिया। अब ध्यान रखने वाली बात है कि ट्रिक क्या हो जाएगी। यहाँ पे वृंद ने 12 महीने में भाव नयन देखे और पवन श्रृंगार सिखाकर यमक रचा। यह इनकी ट्रिक हो जाएगी। आप ट्रिक को एक जगह लिखें ताकि आप बार बार उसे देखकर रिवीजन कर सकें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, यार आपके स्क्रीन पर। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिहारी सतसई के टीकाकारों और उनकी टीका की विशेषताओं को सुमेलित करना है। जो कि इम्पॉर्टेंट तो छोड़ दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। अगर आपने कई प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो आपको यह जानकारी जरूर होगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टीकाकार दिया है और टीका की विशेषता बताना है। तो चलिए पहला ही देख लेते हैं कि सूरती मिश्र, इनका क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा, इन्होंने अमर चंद्रिका के नाम से इस पर टीका लिखी है। और लल्लू लाल ने क्या किस नाम से लिखा है? यह हो जाएंगे खड़ी बोली गद्य में लिखी है, वो भी लाल चंद्रिका के नाम से। और अंबिका दत्त व्यास, इनका हो जाएगा दोहों के भाव का रोला छंद में देखने को मिला, लेकिन तो बिहारी बिहार। इनका क्या हो जाएगा? बिहारी बिहार। और पद्म सिंह शर्मा, यहाँ पद्म सिंह शर्मा इनका हो जाएगा, इन्होंने तुलनात्मक पद्धति से अर्थ निरूपण किया है, लेकिन हो जाएगा संजीवनी भास। यानी कि आपका ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट तो छोड़ दीजिए, हमने पहले भी कहा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, यहाँ पहले ट्रिक देख लेते हैं। अमर सूरती लाल की लाल चंद्रिका के नाम से लिखा, अंबिका का रोला बिहार हो जाएगा और पद्म की संजीवनी। यह हो जाएगा इनका ट्रिक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ब्रज के श्रृंगारिक कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि का समझना चाहिए। और जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले पद्माकर अंतिम सुप्रसिद्ध यानी कि अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समुचित श्रृंगार परंपरा में यह जो कथन है यह किस कवि के लिए है? यह जो कथन आप देख रहे हैं यह किस कवि के लिए हो जाएगा? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ, यह हो जाएगा आंसर सी, यानी कि द्विज देव, जिनका नाम महाराज मानसिंह हो जाएगा। यह
इन्हीं का कथन है। यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो हो जाएंगे द्विजदेव के लिए कहा गया है। कथन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आप इनको इग्नोर करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। और यह भी प्रश्न एक बार नहीं अनेकों बार पूछा गया है कि एक तरफ उनके कवि है, एक तरफ उनके आश्रयदाता हैं। तो चलिए बताइएगा इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि बिहारी बिहार इनके मतलब एक इनके आश्रय में थे। ये हो जाएंगे महाराज जय सिंह के आश्रय में, जो कि कहाँ के थे? जयपुर के थे। और कवि वृंद की बात करें, इनका हो जाएगा औरंगजेब व किशनगढ़ नरेश राज सिंह के आश्रयदाता थे इनके। और आलम यह हो जाएंगे शाहजहाँ मुअज्जम, जो कि बहादुर शाह, यह इनके दरबार में थे। घनानंद की बात करें तो मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि कहाँ से थे? दिल्ली से थे। यानी कि आपका पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, तो चलिए देख लेते हैं। और यहाँ ट्रिक दिया गया है, हम आपको इसकी PDF टेलीग्राम पे दे देंगे, आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके ट्रिक देख लीजिएगा। यह रहा आपके सामने अगला प्रश्न। यहाँ पे बिहारी लाल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। ध्यान दीजिएगा कि असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला पॉइंट, बिहारी लाल निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और इनके गुरु नरहरि दास थे। और दूसरे पॉइंट में बताया गया कि ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। और तीसरी पॉइंट, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई में कुल 719 दोहे माने हैं। चौथी पॉइंट, राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ कहा है। ऐसा प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं, यह रिपीट हो गए हैं। अब आप यह बताएं कि इसमें से कौन सा असत्य होगा। असत्य की बात करें तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन, कौन सा सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि यही क्या हो जाएगा? केवल असत्य है। यहाँ पे खुद बता दिया गया कि 3 वाला क्या है? असत्य है। और बाकी जो आप पॉइंटें देख रहे हैं सब कुछ क्या है? सही है। अब यह तो बताया गया कि इसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई में कुल 719 दोहे माने गए हैं, यह इस वजह से गलत है। चलिए देखते हैं सही क्या होगा। तो इसमें इन्होंने 719 न होकर बल्कि 713 दोहे माने हैं। कितने माने हैं? तो 713 दोहे माने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे दिया गया है कि यदि प्रबंध एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। यह जो प्रसिद्ध कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कृति के संदर्भ में कहा है? अभी तक यह पूछा जा रहा था कि यह कथन किनका है, अब पूछा गया कि किस कृति और किस कवि के लिए कहा गया है। यह रहा कुछ नए घुमावदार प्रश्न। अब बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि बिहारी लाल की जो बिहारी सतसई है उन्हीं के बारे में यह कहा गया है। आगे बढ़ लेते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर भी मिलान करने वाला ही प्रश्न है। बिहारी सतसई से रिलेटेड उनके अन्य भाषाओं में अनुवाद से संबंधित युग्मों को सुमेलित करना है। एक तरफ उनके अनुवादक हैं और एक तरफ अनुवाद का नाम या फिर उनकी भाषा दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, यह बार बार पूछा जाता है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो सही विकल्प की बात करें, यह हो जाएगा आपका यहाँ पे कि पंडित परमानंद, यह इन्होंने किस नाम से किया था? यह हो जाएंगे यहाँ पे श्रृंगार सप्तशती, जो कि यह क्या था? संस्कृत में था। और मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम, इनके द्वारा किया गया था गुलदस्त बिहारी, जो कि यह किस में था? यह उर्दू में था। आनंदी लाल शर्मा के द्वारा फिरंगी सतसई किया गया, जो कि किस में था? फारसी में। यानी कि आपका पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ ट्रिक तो दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने हाल गोवर्धन और बिहारी के संदर्भ में क्या लिखा है? तो चलिए स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है, उसका जवाब देना है। तो यहाँ पे आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे और यह इम्पॉर्टेंट तो छोड़िए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बलदेव उपाध्याय ने हाल के कवि के बारे में क्या कहा, गोवर्धन और बिहारी के संदर्भ में क्या क्या लिखा? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इसका जवाब आपको देना है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, हाल गाथा के और गोवर्धन आर्या के बिहारी दोहा के बादशाह कहलाते हैं। इस बिहारी लाल जिसे हम लोग ध्यान रखते रहते हैं, एक अगर देख लिया तो तीनों क्या हो जाते हैं? क्लियर हो जाते हैं, यानी कि दोनों ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। ये हो जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह रहा आपके सामने अगला प्रश्न, यहाँ पे ट्रिक दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ बताया जा रहा है कि रीति मुक्त कवि कौन से हैं? रीति मुक्त कवि बोधा है, ध्यान दीजिएगा, के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसमें बताना कि कौन सा सही नहीं है। पहला, इनका वास्तविक नाम बुद्धसेन था।
और बी वाले में बताया जा रहा है कि पन्ना नरेश सिंह ने इन्हें बोधा नाम दिया था और ए सुभान गढ़का से प्रेम करते थे और इनकी रचना इश्कलता और विरह लीला है। तो बताइए कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसमें बताना कौन सा सही नहीं है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह इनकी रचना नहीं है। अगर इनकी रचना नहीं है तो किनकी रचना हो जाएंगी, यह हो जाएंगी इश्कलता और विरह लीला घनानंद की कृतियां हैं और बोधा की प्रमाणिक हो जाएगी विरह वारिस और इश्क नामा। एकदम माइनर डिफरेंस है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि ट्रिक दिया गया कि बोधा को इश्क का नाम मिला तो विरह की वारिस हुई, यह बोधा की रचना याद करने का ट्रिक रहा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कथन कारण यहाँ पे कथन वाले हैं कि रीतिकाल की बौद्धिक विरह अनुभूति निष्प्राणता और कुंठा के बीच डर दूसरे के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। यह जो आप पंक्तियां उद्धृत किया गया है यह किस आलोचक का है। तो आप बताना है यह जो आप देख रहे हैं ऊपर यह किस आलोचक का हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। किस आलोचक का हो जाएगा, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का हो जाएगा। इस प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यह रहा आपके सामने इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। अगर आप लोग हल कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे एक तरफ कवि हैं, एक तरफ उनकी रचनाएं दी गई हैं, आपको सुमेलित करना है। तो चलिए बताइएगा इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसा कि रसनिधि जिनका नाम पृथ्वी सिंह है, तो इनकी कौन सी रचना हो जाएंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ ये हो जाएंगे यहाँ पे रतन हजारा, रसनिधि सागर और हिंडोला। और बी में बात करें नृप शंभुनाथ सिंह सोलंकी, इनका क्या हो जाएगा, इनकी रचना हो जाएंगी नायिका भेद, नक्सिक, सात शतक और निवास जी का हो जाएगा। और हट जी की बात करें तो श्री राधा सुधा शतक जिसमें 103 छंद मिलते हैं, यानी कि आपका पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और यहाँ पे ट्रिक तो दिया गया है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को किस कोटि का कवि माना, जबकि डॉक्टर नागेंद्र ने उन्हें क्या स्वीकार किया है। अब आपको दोनों आलोचकों के मत के अनुसार ही जवाब देना है। ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बताएगा इसमें कौन सा सही हो जाएगा। ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, शुक्ल जी ने इन्हें रसवादी और डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें ध्वनिवादी कहा है। किन्हें कहा है, तो बिहारी लाल को कहा है। आगे बढ़ लेते अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर भी पूछा क्या जा रहा है, रीति मुक्त आलम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आलम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये जाति के ब्राह्मण थे, शेख रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान हुए और इनकी रचनाएं आलमकेली, माधवानल कामकांदला, सुदामा चरित, श्याम स्नेही हैं और शुक्ल जी के अनुसार प्रेम की तन्मयता में आलम, रसखान और घनानंद की कोटि में हैं। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। इसमें सही ऑप्शन की बात करें, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों ही क्या हैं, सत्य हैं। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं यहाँ पे। सत्य सया के दो हरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे बधे सकल शरीर। यह पूछा गया प्रश्न है। यह बिहारी ससई की प्रशंसा में यह बहुचर्चित दोहा किस संदर्भ में है, किसके संदर्भ में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा कौन सा सही, ऑप्शन बी, यानी कि किसी अज्ञात प्रशंसक कवि के द्वारा यह कहा गया है। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो किसी अज्ञात प्रशंसक के द्वारा कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने 3 ठाकुर कवियों का उल्लेख किया। रीतिकाल की मुक्त धारा काव्य धारा के संबंध में ठाकुर का पूरा नाम क्या था। तो किसका उल्लेख किया गया है और इनका क्या नाम हो जाएगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर रहा, यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लाला ठाकुरदास जिन्हें ठाकुर बुंदेलखंडी जो वाले जो हैं इनका नाम यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पे कवि वृंद की रचनाएं और उनकी विषय वस्तु के बारे में दिया गया है। आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं
इसमें कौन सा आपका सही होगा। यहाँ भाव पंचाशिका की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलता है श्रृंगार के विभिन्न भाव का निरूपण देखने को मिलता है। और नयन पचीसी यह इनका हो जाएगा नेत्रों के विभिन्न भावों का वर्णन मिलता है। और पवन पचीसी में आप देख रहे हैं यह हो जाएगा यहाँ पे ऋतु का 56 छंद में वर्णन मिलता है। और यमक सत्सई में 715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन देखने को मिलता है, यानी आपका पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार घनानंद की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। आपको यहाँ असत्य कथन की पहचान करना है। तो इनकी से विशुद्ध शक्तिशाली ब्रज भाषा कोई और नहीं लिख सकता। और दूसरे में बताया गया कि प्रेम मार्ग का प्रवीण और जवाबदानी का दावा रखने वाला कवि इन्होंने संस्कृत तत्सम, तो यहाँ पे इन्होंने संस्कृत तत्सम शब्दों का आडंबरपूर्ण प्रयोग किया है। ऑप्शन डी में कि लाक्षणिक मूर्ति मत्ता की छटा आगे छायावाद में ही दिखी है। आपको बताना है इसमें कौन सा असत्य हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कौन सा सही असत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और बाकी तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ बताया जा रहा है कि राम सहाय भगत की रचना का कहरा किस पूर्ववर्ती वक्तकालीन यानी कि सूफी कवि की रचना की शैली में रचित है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कौन सा सही हो जाएगा, बी। मलिक मोहम्मद जैसी की अखरावट शैली में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट रहा। ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहु के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में गोविंद भावन भेद स्वरूप को जाने। यह घनानंद के संदर्भ में यह जो विख्यात सवैया है किसके द्वारा लिखा गया है, तो किसके द्वारा लिखा गया है, ये हो जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि ब्रजनाथ के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा, ब्रजनाथ के द्वारा लिखा गया है, वो भी किनके बारे में, तो घनानंद के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे निम्नलिखित रचना घनानंद की नहीं है, इनमें से कौन सी रचना है जो कि घनानंद की नहीं हो जाएंगी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि सुदामा चरित श्याम स्नेही, जो कि यह घनानंद की नहीं है। और यहाँ पे सुजान सागर इश्कलता इन्हीं की हो जाएगी, वियोग बेली कोक सारी इन्हीं की होगी, कृपाकंद रस केली वल्लभी यमुना यश, यह सब किनकी है, घनानंद की रचनाएं हैं। और ट्रिक नीचे दिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको टेलीग्राम पे इसकी PDF मिल जाएगी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बिहारी सतसई पर सर्वप्रथम टीका ब्रजभाषा में सवैया छंद में किस टीकाकार ने लिखा है, किस टीकाकार के द्वारा लिखा गया है। यह हो जाएंगे ऑप्शन बी यानी कि कृष्णलाल कवि, या कौन हो जाएंगे, बिहारी के पुत्र। कौन हो जाएंगे, बिहारी के पुत्र। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। यह रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रभाव किन संस्कृत व प्राकृतिक ग्रंथों का पड़ा है, तो किनका किनका पड़ा है एक साथ आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर रहा, तो आप बताइएगा इसमें कौन सा सही हो जाएगा। यह हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कि अमरूक शतक का भी है और गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, सबका प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। अब इम्पॉर्टेंट यह है कि इनके राइटर कौन कौन से हो जाएंगे, तो हाल की रचना गाथा सप्तशती है, अमरूक की हो जाएगी या अमरूक शतक, और गोवर्धन की आर्या सप्तशती, यह सब देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ, यहाँ पे कथन दिया गया है कि ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे, इनमें कृत्रिमता का लेस नहीं है, न तो व्यर्थ का शब्द आडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान। यह कथन किसका हो जाएगा, यह कथन किनका हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का। इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न फिर आपसे आपके स्क्रीन पर रहा, कवि ठाकुर, यहाँ पे बुंदेलखंडी वाले की बात चल रही है कि आश्रयदाता कौन थे और उनकी रचनाएं कौन सी हो जाएंगी, तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि राजा केसरी सिंह और राजा पारीछद, और इनकी रचना हो जाएगी ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उनके रचयिताओं के साथ यहाँ सुमेलित करना है। पहले भी इस प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, चलिए देखते हैं। पहला, रीति सुभाष कवित की बरनत बधु अनुसार, यह किनका हो जाएगा, तो यह हो जाएगा चिंतामणि की। और भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जू के कवित बखाने, यह हो जाएगी ब्रजभाषा। देखन में छोटे लगे बधे सकल शरीर, यह बिहारी सस्सई की प्रशंसा करते हुए कहा गया है। और बिरह इश्क नामा, यह किनका हो जाएगा, तो यह बोधा की रचना, यानी आपका पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पे बताया गया है कि घनानंद के जन्म मृत्यु वर्ष स्थान प्रेयसी आश्रयदाता के समुच्चय पूर्णतः कौन सा सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, एक साथ कई प्रश्न के साथ, उससे बढ़िया आपको एक ही साथ जानकारी दे दिया जाए। यहाँ पे कई प्रश्न बनाने से बेहतर है एक ही साथ आपको जानकारी दिया जाए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, तो कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ सही ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहाँ पे इनका जन्म और मृत्यु दिया गया है 1689 और 1739 में मृत्यु हुआ था। और इनका जन्म स्थान बुलंदशहर और इनकी प्रेयसी का नाम हो जाएगा सुजान, जिनका गणिका। और इनके आश्रयदाता हो जाएंगे मोहम्मद शाह रंगीला। कौन हो जाएंगे, मोहम्मद शाह रंगीला। आगे बढ़ लेते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ बिहारी लाल का जन्म वर्ष के अनुसार उनके जन्म स्थान भी बताना है और शहर भी बताना है। तो बिहारी लाल का कौन सा हो जाएगा, हो जाएंगे ऑप्शन ए, यानी कि 1595 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और स्थान गोविंदपुर, वो भी कहाँ, ग्वालियर के पास पड़ता है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे कवि वृंद का पूरा नाम, जन्म स्थान, उनके पिता का नाम पूछा गया, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, यह हो जाएगा ऑप्शन बी। इनका पूरा नाम वृंदावन है और इनका जन्म स्थान मेड़वे यानी कि मारवाड़ है और इनके पिता का नाम श्री रूप था। इनके पिता का क्या नाम था, श्री रूप। ध्यान दीजिएगा, यह पूछा गया है। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि बिहारी सप्तशती की आधुनिक हिंदी खड़ी बोली में रचित सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक टीका कौन सी मानी जाती है। सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक टीका कौन सी मानी जाती है, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बिहारी रत्नाकर, जो कि 1921 में लिखा गया जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा। आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पे कवि और उनके मूल उपनाम दिए गए हैं, तो चलिए बताइएगा कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रसनिधि, इनका क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा पृथ्वी सिंह। बोधा का हो जाएगा बुद्धिसेन। ठाकुर का हो जाएगा लाला ठाकुर दास। और द्विजदेव, इनका हो जाएगा महाराज मानसिंह। यह भी पूछा जाता है, यानी कि आपका पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे पूछा गया है कि बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उनके पक्षों में समझना चाहिए, जो कि हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं। यह जो आलोचना किसकी कृति है, किसकी है आलोचना, आप देख रहे हैं, यह किसने की है। तो यह हो जाएंगे ऑप्शन बी, यानी कि शुक्ल जी के अनुसार किया गया है। यह उन्हीं की आलोचना है, वो भी बिहारी लाल के बारे में। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यह रहा आपके सामने। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी की कविता के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो चलिए बताइएगा इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा। पहला, बिहारी रस की व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। और बी वाले में बताया गया कि भाव का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता है। यहाँ सी में कहा गया कि कविता उनकी श्रृंगारिक है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है। और उपयुक्त सभी कथन क्या है, सत्य है। आपको इसमें से सही बताना है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पे तीनों ही कथन अपने आप में क्या है, पूर्णतः सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, विक्रम सतसई तथा ब्रजलीला किसकी रचनाएं हैं। तो विक्रम सतसई और ब्रजलीला किनकी रचनाएं हो जाएंगी, ऑप्शन ए, यानी कि विक्रमादित्य की हो जाएंगी। अगला प्रश्न यहाँ पे कि कहा जा रहा है कि भजनेश प्रकाश नक्सिक और मधुप्रिया के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो कौन हो जाएंगे, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कि भजनेश हो जाएंगे। भजनेश प्रकार से आप लोग तो ध्यान रख सकते हैं, लेकिन नक्सिक और मधुप्रिया किनकी हो जाएंगी, तो यह भी इन्हीं की रचनाएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या है, रीति मुक्ति काव्यधारा के अंतिम प्रसिद्ध कवि द्विजदेव की प्रामाणिक रचनाएं हैं। तो कौन कौन सी प्रामाणिक रचनाएं हो जाएंगी, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी क्या हो जाएंगी, इनकी प्रामाणिक रचनाएं। अगला प्रश्न कथन कारण से रहे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अभी तक आपने
37 यानी कि 36 प्रश्न तो हल किए। अब आप यह डिसाइड करेंगी आपके कितने प्रश्न यहाँ सही हुए, और जितने सही होंगे आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यहाँ पे देखते हैं, कथन में कहा गया कि बिहारी सतसई मुक्तक काव्य की परंपरा में अप्रीतम ग्रंथ है, जिसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और कारण बताया गया कि जिस कवि ने कल्पना में समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। अब बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो सही ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कि दोनों ही सही हैं और एक दूसरे की भी व्याख्या करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे रिक्ति मुक्ति कवि बोधा जिस राज दरबार के नर्तकी गणिका सुभान से अनन्य प्रेम करते थे, उसके वियोग में उन्होंने बिरह वारिस की रचना की है, तो वह किनके दरबार में किए हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, किस दरबार में किए हैं। यह हो जाएंगे ऑप्शन बी, यानी कि पन्ना के दरबार में, वो भी कहाँ, बुंदेलखंड में। आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे अगला प्रश्न बताया गया कि मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में निष्कासित होने के बाद घनानंद मथुरा वृंदावन आकर किस वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। कहाँ हो गए थे। ऑप्शन बी, यानी कि निम्बार्क संप्रदाय में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस रीति कवि के संदर्भ में है। इनके संदर्भ में हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि द्विज देव के संदर्भ में है, यह पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं कि आचार्य शुक्ल के अनुसार आलम के विषय में उनकी क्या काव्य विशेषता बताई गई हैं। क्या क्या काव्य विशेषता बताई गई हैं। ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पे आप लोग ए और बी दोनों ही क्या हैं, सत्य हैं। यानी कि ए प्रेमो उन्मत्त कवि थे और उनकी तरंग के अनुसार यह रचना करते थे, यह अपनी तरंग के अनुसार ही रचना करते थे, और इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता तथा इश्क का दर्द भरा रहता है। यानी कि ए और बी दोनों ही क्या है, यहाँ पे सही हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कवि रसनिधि यानी कि पृथ्वी सिंह, जिन्हें कहा जाता है कि प्रमुख रचनाओं का सही समूह कौन सा होगा। इनकी रचनाओं का सही समूह बताना है। यह हो जाएंगे ऑप्शन ए, यानी कि रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्व बारहमासा, रसनिधि सागर और हिंडोला। यह किनका हो जाएगा, पृथ्वी सिंह या फिर कह ले कवि रसनिधि का। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे भारतेंद्र युग के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी लाल के काव्य माधुर्य से प्रभावित होकर उन्हें कौन सी उपाधि दी। उन्हें कौन सी उपाधि दी। यह हो जाएंगे ऑप्शन ए, यानी कि पीयूष वर्षी में की इन्होंने उपाधि। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि बिहारी की एकमात्र अमर कृति बिहारी सतसई का मुख्य छंद और काव्य भाषा क्या होगा। इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि दोहा छंद हो जाएगा, और परिनिष्ठ साहित्यिक ब्रजभाषा देखने को मिला है। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रेम की अनिर्य वर्चनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। विरोधाभासों के द्वारा दिया यह विचार किस आलोचक का होगा। किनका हो जाएगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये हो जाएंगे ऑप्शन ए, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि बिहारी सतसई की टीका के अतिरिक्त कृष्ण कविलाल की दूसरी प्रसिद्ध रचना कौन सी है। कौन सी हो जाएंगी। ऑप्शन ए, यानी कि विदुर प्रजागर। कौन सी हो जाएंगी, विदुर प्रजागर। आगे देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्या कहा गया कि आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी में भाव का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है। अब ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, कौन सा हो जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन थोड़ा बड़ा दिखता है तो ये आंसर होगा। यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही होता है, लगभग 90% केस के चांस में ऐसा देखने को मिलता है। इनकी कविता सिंगारी है और प्रेम की उच्च भूमि पर न पहुंचकर शारीरिक हाव भाव तक सीमित रह जाती है। यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यह पढ़ लेते हैं अपने। यह रहे 49वां प्रश्न। जब नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद में जड़ मांगा तब घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल फेंकते हुए क्या कहा था। यह आपको बताना है। क्या कहा था। यह हो जाएंगे ऑप्शन ए, यानी कि रज 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 धूल माटी। क्या कहा था इन्होंने।
तो इन्होंने क्या कहा था, रज रज धूल माटी यह कहा था। यहाँ पे जर जर का हो जाएगा स्वर्ण, या फिर धन मांगा तो इन्होंने धूल माटी बताया। और यह रहा आपके सामने अगला और आखिरी प्रश्न। यहाँ पे आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों का कौन सा वर्गीकरण यहाँ पे सही होगा। अब इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे। आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर और इसका आंसर जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर नागेंद्र को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, आप लोग हमारे चैनल के मेंबरशिप से ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको एआई के माध्यम से साधारण पीडीएफ और ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया है। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो जरूर ज्वाइन करें। तो पढ़ते रहे, मस्त रहे, मतलब अपने वीडियो